सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का स्वागत है इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में। आज हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग ये शब्द आपने अपने आसपास सुना होगा, आपने कई चर्चाओं में इसके बारे में बात की होगी। ग्लोबल वार्मिंग हम पृथ्वी पे जो टेम्परेचर है उसका धीरे धीरे बढ़ना, या अभी हम पिछले दशकों में पिछले कुछ समय से पृथ्वी में वातावरण में जो हम तापमान में वृद्धि देख रहे हैं उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ये तापमान की वृद्धि का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो पहले हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात करेंगे कि क्या वो प्रक्रिया है जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है। तो जब भी सोलर रेडिएशन, हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पे टेम्परेचर या पृथ्वी पे एनर्जी सोलर से ही आती है, सूर्य से आती है। सूर्य की जो किरणें हैं वो जब अर्थ पे आती है तो वो अपने साथ में एनर्जी भी लेके आएगी। सन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है या सन से आने वाली रेडिएशन अगर हम देखें तो वो 100 से लेकर 1200 nm तक रेंज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है सोलर रेडिएशंस का। इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो होता है 400 से लेकर 700 nm तक का। 400 nm से कम की जो भी तरंगे हैं, जो भी किरणें हैं, वो अल्ट्रावायलेट कहलाती हैं। और ये ए, बी और सी इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि 400 से कम की जो भी रेडिएशंस हैं वो यहाँ पे कैटेगराइज की गई है। और 700 से ज़्यादा वाली लॉन्गर वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड कहलाती है। और ये हीट वेव्स भी होती है, या जो गर्मी की तरंगे हैं इंफ्रारेड है, वो इस कैटेगरी में आती है, जो भी लॉन्गर वेव्स वाली होगी। तो जब भी सूर्य से किरणें पृथ्वी पे आएगी तो जो सबसे कम वेवलेंथ वाली UVC यहाँ आप देख सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि हमको, हमारे स्किन को, इवन हमारे DNA तक को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये कम वेवलेंथ लेकिन ज़्यादा एनर्जी वाली जो किरणें हैं वो अर्थ के ओजोन लेयर के द्वारा रोक ली जाती है। जबकि बाकी जो है मेनली ये विजिबल लाइट और कुछ भाग इंफ्रारेड का पृथ्वी तक पहुँचता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो भी गैसेस होती हैं वो मेनली UV किरणों को और इंफ्रारेड किरणों को अपने अंदर रोक लेती है, या उसका कुछ भाग ही पृथ्वी पे आने देती है। जबकि विजिबल वेवलेंथ जो है सिर्फ वही भाग पृथ्वी पर ज़्यादा आ पा रहा है। लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद जब भी ये 400 से 700 के बीच की जो भी रेडिएशंस है वो जब भी अर्थ पे आती है, अर्थ से जब टकराती हैं तो उसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितनी भी लाइट कलर की सरफेस है, जैसे हम बात करें कि कहीं अगर स्नो है, कहीं पे अगर बर्फ़ जमी हुई है, जैसे हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, बर्फ़ पड़ी है कहीं पे, और सफ़ेद रंग के जो भी एरियाज़ हैं, इस तरह के क्षेत्र किरणों को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट। तो किसी भी लाइट कलर के सरफेस के द्वारा, आइस के द्वारा, स्नो के द्वारा जो तरंगे वापस रिफ्लेक्ट की जाती है, दिस इज एल्बिडो इफेक्ट। रिफ्लेक्शन के अलावा कुछ चीज़ें, कुछ जो एनर्जी है वो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल कुछ भाग ही पृथ्वी पे आ पाता है। और ये जो तरंगे पृथ्वी पे पहुंचती है वो एनवायरनमेंट से क्रॉस करके अर्थ के सरफेस पे पहुंचकर अर्थ पे हिट करती है और इसको वार्म करती है। मतलब जब भी रेडिएशंस आएंगी तो ये जहाँ भी टकराएंगी वहाँ पर टकराकर उसको गर्म करेंगी, उनका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ आसपास डिस्पर्स हो जाएगा, और कुछ भाग जिस भी जगह गिरा है उस जगह पे एनर्जी के कारण उसको वार्म कर देता है। पृथ्वी पर जहाँ भी किरणें टकराती है कुछ समय के बाद में ये लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट होकर वापस पृथ्वी से ऊपर की तरफ एनवायरनमेंट पर रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। लेकिन जहाँ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या वाटर वेपर्स, इस तरह की गैसेस जब हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है तो ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो रेज हैं, जिनको हम इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं, जिनको आप हीट भी कह सकते हो क्योंकि वो गर्म होती हैं या उनमें गर्मी होती है, तो इस तरह की किरणें जब वापस ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट की जाती हैं तो उनको ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, या उनको उनकी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में, जैसा हम जानते हैं कि कोई भी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, वाइब्रेट करता है और वो अपने आसपास दोबारा से उस एनर्जी को रेडिएट कर देता है।
तो ग्रीन हाउस गैसेस की जो भी हम यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सारी गैसेस पृथ्वी ने अर्थ की सरफेस से जितनी भी एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हुई है, वापस ऊपर की तरफ फेंकी गई है, उसको ये ट्रैप कर लेंगे और ट्रैप करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद वापस चारों तरफ सभी दिशाओं में वापस फेंकते हैं या वापस डिस्पर्स करते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ बाहर जा रही थी एटमॉस्फेयर से, वो वापस यहीं की यहीं रह गई है और अर्थ की तरफ फिर से भेज दी जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे इंफ्रारेड रेडिएशंस या जो हीट वेव्स हैं, लॉन्ग वेव्स हैं, उनके हमारे एनवायरनमेंट में ट्रैप होते जाने से साल दर साल हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी इफ़ेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ख़राब है हमारे लिए या ये हमारे लिए हार्मफुल है? नहीं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये पृथ्वी पे तब से चल रहा है, तब से ये विद्यमान है, तब से प्रोसेस में है जब से हमारा एनवायरनमेंट बना है। हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस थी, पहले ग्रीन हाउस गैसेस का कंपोजिशन या उनका परसेंटेज कम था। तो जो अगर अर्थ गर्म भी हो रही थी, अर्थ वार्म भी हो रही थी, तो इसका अधिकांश भाग वापस एटमॉस्फेयर में, वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण इन गैसेस का अनुपात बढ़ गया है, इन गैसेस का एनवायरनमेंट में परसेंटेज बढ़ गया है, तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का परसेंटेज भी बढ़ गया है और रेडिएशंस वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करने का परसेंटेज भी बढ़ गया है। इसीलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ख़राब नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनका परसेंटेज बढ़ना हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हमारे लिए हार्मफुल है। हम अर्थ पे, आपको सबको पता होगा कि हमारी गैलेक्सी में कई सारे प्लैनेट हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स के ऊपर हम अभी तक लाइफ देख नहीं पा रहे हैं, कोई भी जीवित प्राणी हमने नहीं देखा क्योंकि वहाँ रहने योग्य स्थितियाँ नहीं हैं। और पृथ्वी पर ये जीवन संभव तभी हो पाया जब हमारा जो अर्थ है थोड़ा सा वार्म हो पाया, थोड़ी यहाँ गर्मी रह पाई और जीवन के जीने योग्य ये बन पाया, क्योंकि बहुत ठंडे क्षेत्रों में भी जीवन ज़्यादा संभव है नहीं। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो एक लिमिट तक जब होता है तब तक ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अब ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण इस इफ़ेक्ट की इंटेंसिटी बढ़ गई है, इसीलिए अब ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। ग्रीन हाउस गैसेस मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में जो इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर रही है और वापस हमारे अर्थ की तरफ भेज रही है, इस तरह की जो भी गैसेस होती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कह रहे हैं, जिसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये सारी गैसेस जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनसे तो एटमॉस्फेयर में आती ही है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं नेचर में अपने आप होने वाली, उनसे भी ये सारी गैसेस रिलीज़ की जाती हैं। लेकिन इनमें मेनली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये मेनली ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज़ हैं या मनुष्य के बनाए हुए जितने भी रेफ्रिजरेटर, एसी या एरोसोल, एयरक्राफ्ट्स, उनमें ज़्यादा यूज़ आती है और हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जा रही है। कोई भी ग्रीन हाउस गैस कितनी एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर सकता है और उसको वापस आसपास में डिस्चार्ज कर सकता है या रेडिएट कर सकता है, उसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP कहलाता है। ये GWP की तुलना जब भी करते हैं या गणना जब भी करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाकी गैसेस की तुलना करके फिर की जाती है। CO2 की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 1 होता है। उसकी तुलना में बाकी गैसेस की गणना करने के बाद ये देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन का ग्रीन हाउस पोटेंशियल ज़्यादा है और उससे नाइट्रस ऑक्साइड का और इससे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का होता है। और अगर हम विस्तार में देखें और डिटेल में देखें तो जो वाटर वेपर्स होती हैं उनका ग्रीन हाउस पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, या जो भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है उसमें अधिकांश भाग या सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो वाटर वेपर्स होते हैं। लेकिन यहाँ हम ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम उसको रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि
वाटर वेपर्स स्टेबल नहीं होते। वाटर वेपर्स थोड़ी देर में बनते हैं, मिनटों में बनते हैं और मिनटों में ही वापस वो एनवायरनमेंट से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए उनको हम मेजर कंट्रीब्यूटर ना मानते हुए उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी इसलिए आपको कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जो गैसेस जिनका कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है और जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनको ही हम मेजर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, इस तरह की जो गैसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज़ अगर डिस्कस करें तो उनमें जो मैन मेड कॉजेज़ हैं या ह्यूमन के कारण इंसानों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या नुकसान पहुंचाया है वातावरण को, उसके कारण यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन या पेड़ों का काटना, जितने भी हरियाली वाले क्षेत्र थे वो धीरे धीरे कम होते गए हैं और जहाँ पेड़ नहीं होंगे वहाँ डेफिनेटली CO2 ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो पेड़ों की कटाई के कारण, ऑक्सीजन के कम होने के कारण और CO2 के बढ़ने के कारण वातावरण में भी CO2 ज़्यादा होती गई है और इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी बढ़ने लगी है। इसके अलावा CO2, मीथेन, ये सारे जो भी हार्मफुल गैसेस हैं वो व्हीकल यूज़ से, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, चाहे ट्रेन चल रही है, चाहे बाइक चल रही है, चाहे एक स्कूटी भी चल रही है, तो उसमें भी पेट्रोल या जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, डीजल को यूज़ करते हैं, पेट्रोल को यूज़ करते हैं, या अगर हम केरोसिन भी कहीं जला रहे हैं तो ये फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो ये अपने में से CO2 ज़रूर निकालते हैं। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण या ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी CO2 और बाकी गैसेस रिलीज़ हो रही हैं। हमारे अब जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बढ़ रही है, हम हर जगह देख सकते हैं कि AC हम यूज़ करते हैं, हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं, एरोप्लेन्स यूज़ किए जा रहे हैं, एरोसोल्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो इनमें सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रहे हैं लगातार और हमारी ओजोन जो लेयर है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब ओजोन डिप्लीट होती है, ओजोन डिप्लीट हो रही है जिस भी जगह से, वहाँ से रेडिएशन सीधे अर्थ पे पहुँच रही है। जितनी रेडिएशन पहले रुक रही थी वो अब उतना हमारा एनवायरनमेंट रोक नहीं पा रहा। तो ये भी एक नुकसान है जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, जहाँ भी फार्मिंग होती है, जहाँ भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, एग्रीकल्चर होगा, जहाँ भी कैटल्स पाले जाते हैं, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो CO2 के साथ साथ में मीथेन गैस को भी रिलीज़ करते हैं। और मीथेन गैस, जैसा हमें पता है कि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये एनवायरनमेंट में होगी तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को अपने अंदर ट्रैप कर लेगी। इंफ्रारेड जो कि गर्मी की या लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है, और ट्रैप करके इनको वापस अर्थ की तरफ भेज देती है। ऐसे ही ओवर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे यहाँ आप जनसंख्या देख रहे हो, तो हर एक व्यक्ति ब्रीथ कर रहा है, हर एक इंसान ब्रीथ करता है। तो जितने ज़्यादा लोग सांस ले रहे हैं उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं जो कि मैन मेड हैं, जो मनुष्यों के कारण हुआ है। इनके अलावा कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जो नेचर में पहले से थे और आज भी हैं, लेकिन क्योंकि इनका परसेंटेज कम है या इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए इनको हम इतना रेस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितना कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ है या मैन मेड कॉजेज़ हैं। नेचुरल कॉजेज़ में वॉल्केनोज, जब भी कभी कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसमें बड़ी संख्या में राख और धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि आसपास के सारे क्षेत्रों में फैलकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। इसके अलावा वाटर वेपर, टेम्परेचर जब भी राइज होता है, गर्मी जब भी होती है, तो हमें पता है आसपास की तालाब, नदियाँ, झीलों या समुद्रों से वाटर जो है वो उसका वेपराइजेशन होगा, पानी जो है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर आसमान में अपने एनवायरनमेन में आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और क्योंकि हमें मालूम है वाटर वेपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, तो ये जब भी होगा, टेम्परेचर जब भी राइज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट जहाँ भी मेल्ट होती है उसके कारण भी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ होती हैं। परमाफ्रॉस्ट आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ बहुत मोटी बर्फ़ की परत है, वहाँ पर जो
मिट्टी है, जो सॉइल है, वो भी परमानेंटली फ्रोज़न, हमेशा जमी हुई पाई जाती है। इस परमानेंटली फ्रोज़न सॉइल को ही हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। लेकिन अभी तक सालों से, इतने दशकों से या इतनी सदियों से जो बर्फ़ जमी हुई थी वो हमें पता है कि अब धीरे धीरे पिघलने लगी, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है। और जैसे जैसे ये ध्रुवों की बर्फ़ पिघल रही है या परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है, तो इनके अंदर जो गैसेस ट्रैप थी इतने सालों से, या अर्थ जब बनी है तब से, वो सारी गैसेस अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही है उस बर्फ़ से निकलकर, जो कि बहुत एक हमारे लिए हार्मफुल, एक बहुत डेंजरस चीज़ है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस कारण से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट और ट्रीज़ जो हैं ये भी, क्योंकि ब्रीथ तो करते ही हैं, कई बार फॉरेस्ट फायर होने के कारण भी, तो अपने आप जंगलों में आग लगने के कारण भी बड़े मात्रा में धुआं और राख सब तरफ फैल जाता है। ये भी एक कारण है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती, मतलब कभी कभार आग लग गई, तो इस कारण से ये छोटे कंट्रीब्यूटर हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हम पर और हमारे आसपास रहने वाले जीवों पर, और साथ ही साथ हमारे आसपास के पेड़ पौधों पर भी पड़ते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, अब हम ये जानते हैं, जो अब तक नोटिस किया गया है, अब तक रिकॉर्ड किया गया, उससे ये पता है कि 1880 से लेके 1880 से लेके अब तक लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है, विच इज़ वेरी सीरियस थिंग। और इस कारण से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो पृथ्वी के आसपास स्नो कैप्ड माउंटेन्स थे वो सारे पिघल रहे हैं, और उनके पिघलने से जो कोस्टल एरियाज़ थे उनमें वाटर लेवल बढ़ गया है। इसलिए सुनामी आना या बड़ी लहरें आना या आसपास के क्षेत्रों का डूब जाना, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने लगी है। और पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर बाहर का, तो वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से समुद्रों का, नदियों का पानी भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो उनमें पाए जाने वाले जो कोरल रीफ्स हैं, या उनके अंदर जो प्लांट्स थे, या उनके अंदर और जो बायोडाइवर्स फ्लोरा और फौना है, उन पर भी नेगेटिव असर हो रहा है। उनकी भी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होने के चांसेस हैं। साथ ही में क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हम किसको बोलते हैं? मौसम बदलना एक अलग बात है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में शिफ्ट देखा जा रहा है, या वेदर पैटर्न में शिफ्ट देखा जा रहा है, तब उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ हो सकता है कि सुबह धूप निकली हो, शाम को बादल आ गए, उसको हम क्लाइमेट चेंज नहीं कहते। लेकिन लंबे समय तक हम अगर किसी चीज़ को नोटिस करते हैं, टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कहीं कम हो रहा है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज में गिनते हैं। तो हम ये जानते हैं कि डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग से जहाँ पहले बारिश नहीं होती थी, वहाँ आंधी तूफान, बारिश ज़्यादा होने लग गई है। जहाँ पहले रेनफॉल ज़्यादा थी, वहाँ थोड़ा अब सूखे की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है। तो इस तरह से जब रेनफॉल का पैटर्न चेंज होता है तो वेजिटेशन चेंज हो जाती है, और साथ ही साथ में जो अलग अलग बीमारियाँ फैलने का जो अंदेशा है वो भी देखा जाता है, क्योंकि नए नए तरीके के ऑर्गेनिज्म, नए नए तरीके के वायरस, बैक्टीरिया, ये भी अपने आप को फ्लरिश कर पाते हैं नए एनवायरनमेंट पे। और जो पहले से जो ह्यूमन है या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है एनवायरनमेंट चेंज होते ही। टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो क्षमता है रोगों से लड़ने की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमारे में डिजीज़ स्प्रेड होने का भी खतरा रहता है। आसपास भी जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे ही पैटर्न चेंज होता है, तो नई डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। और जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो उस केस में जो एनिमल्स हैं वो अगर माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर कहीं बारिश नहीं हो रही है तो एनिमल्स वहाँ जो पाए जाते हैं वो डेफिनेटली सरवाइव करने के लिए कहीं और माइग्रेट करेंगे, या कहीं जहाँ सूखा था वहाँ ज़्यादा बारिश हो गई है तो भी उस सूखे में रहने वाला जो प्राणी है वो उस स्थिति के लिए अपने आप को अनुकूलित महसूस नहीं करता, वो भी वहाँ से जाने की, माइग्रेट करने की कोशिश करता है। इस माइग्रेशन में भी प्राणियों की मृत्यु होती है, उनका डेथ होता है, या वो हम कह सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लांट के लिए, सबके लिए एज अ होल नेगेटिव घटना है ग्लोबल वार्मिंग की। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है एनवायरनमेंट का आसपास के, तो जो स्नो कैप्स हैं वो पिघलेंगी, उनमें से पानी बह के
जो भी कोस्टल एरियाज़ है उसमें आएगा। कोस्टल एरियाज़ के लिए समस्या हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ड्राउनिंग का खतरा हो सकता है। परमाफ्रॉस्ट जो कि परमानेंटली फ्रोज़न एरियाज़ थे वो उनमें बर्फ़ पिघल रही है। कई जगह पे सूखा, वाइल्ड फायर, इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। हाई टेम्परेचर हो जाता है या हीट वेव्स उत्पन्न हो जाती है। एनिमल्स जो है वो माइग्रेट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उनका जो ब्रीडिंग साइकिल है वो चेंज हो जाता है, तो उनका रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रॉपर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रेनफॉल का पैटर्न, स्नोफॉल का पैटर्न चेंज हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा भयंकर चक्रवात या तूफान आने की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर कहीं एकदम से कम होगा तो आसपास से हवाएं उस तरफ बढ़ती है तेज़ी से। तो ये सारी स्थितियाँ जो है वो ह्यूमंस के लिए और बाकी एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। ऐसे हम यहाँ देख सकते हैं कि वार्मर ओशियंस, मतलब पहले की तुलना में थोड़े गर्म समुद्र या नदियाँ होती जा रही है। सी लेवल बढ़ रहा है और ये कोरल्स को या समुद्रों में पाए जाने वाले प्राणियों के लिए भी नुकसानदेह है। मतलब जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनके लिए तो हार्मफुल है ही, लेकिन जो वाटर के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एनवायरनमेंट से इंफ्रारेड या लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है N2 और उसके बाद में O2, लेकिन ये इतनी अधिक मात्रा में होते हुए भी ये कभी भी इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब नहीं करती, जबकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे CO2, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स H2O ये रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या डिफरेंस है इन दोनों के स्ट्रक्चर में, इसको समझने के लिए इनका स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दो समान एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी समान होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रख रहा है, लेकिन जो 3 एटम वाले जो भी गैसेस हैं उनमें अलग अलग तरह के एटम्स आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग होती है। जैसे CO2 देख सकते हैं हम, H2O देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, तो इनमें डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं या इनमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है वो अलग तरह से होती है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है और डाइपोल के क्रिएट होने से इनमें चार्ज, स्लाइट चार्ज भी डेवलप हो जाता है। और क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज गैसेस हैं, तो ये इंफ्रारेड वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी विकिरण को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में सक्षम होते हैं। ये जो बॉन्ड है इनके CO2 के, N2O के, CH4 के, मीथेन के, ये इंफ्रारेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उससे मैच करते हुए वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि सामान्य तौर पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस तरह का गतिविधि, इस तरह की कोई भी इवेंट नहीं दिखाता। तो यहाँ ये क्लियर है कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण हो रही है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा है हमारे आसपास क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने का मेन कारण ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसको थोड़ा कम करने की या कंट्रोल करने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।